ओके, ऐसे भी सिलेबस घटा दिया है आपको क्या, है ना? हाँ सर। चलो ठीक है बेटा, पढ़ते हैं फिर, शुरू करते हैं पढ़ाई। वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, शुरुआत होगी वर्क से। वर्क से, वर्क क्या होता है? तो देखो बेटा, वर्क का मतलब जो जनरल लाइफ में हम वर्क यूज करते हैं जिस चीज के लिए, वो नहीं है। ये नहीं कि काम करना मतलब वर्क है। वर्क का फिजिक्स में एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, बहुत ही फिक्स्ड और प्रिसाइज डेफिनेशन है। अगर इसको वर्ड्स में लिखा जाए तो वर्ड्स में ये है कि इफ एन ऑब्जेक्ट undergoes displacement under the action of a force, we say work is done. अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी हो रहा है तो हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है। इसमें दो बातें हैं, वर्क किसने किया और किस पर हुआ। तो वर्क इज डन बाय द एजेंट अप्लाइंग द फोर्स। ये भी कहते हैं कि इस फोर्स ने वर्क किया, लेकिन फोर्स ने वर्क किया का मतलब क्या होता है? वो फोर्स जिसने अप्लाई किया उसने वर्क किया। और वर्क किस पर हुआ? तो हम कहते हैं वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट दैट गॉट डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग एक्शन ऑफ फोर्स। किस पर हुआ? तो जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ, जिसने फोर्स लगाया उसने वर्क किया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब सवाल ये उठता है कि वर्क कितना होता नहीं है। सर। वर्क कितना होता है? तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो ऐसे फ्लोर पर रखा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा है, लेट से इस तरीके से फोर्स वेक्टर, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लोर पर डिस्प्लेस हो गया है एस वेक्टर। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, इसलिए मैंने वेक्टर लिख दिया। हालांकि आपको वेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो हम कहते हैं कि जो वर्क होता है, वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ एस कॉस थीटा। ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। वैसे इसको फोर्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में यही है कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वैसे डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन ये होता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ऑलरेडी लगी हुई है, तो परेशान नहीं होना है उससे। ध्यान दीजिएगा, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होने में कितना टाइम लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास टाइम। मास और टाइम दोनों से पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है बेटा, यस सर।
कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, इफ थीटा इज 0 मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, Cos देन 0. वो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos 0 कितना होता है बेटा? 1 होता है। 1, 1, 1. 1. So this implies work done is simply force into displacement, है ना? इसका एग्जाम्पल बता सकते हो? पुशिंग अ ब्लॉक ऑन फ्लोर, मतलब एक ब्लॉक है, फ्लोर पे रखा हुआ है, हम इसे ऐसे पुश करके इसको डिस्प्लेस करा देते हैं डिस्प्लेसमेंट एस से, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें कोई दिक्कत? No. अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो Cos ऐसे में 90, 0. cos थीटा हो जाएगा cos 90 डिग्री 0, इसका मतलब Plus 0. वर्क डन हो जाएगा Work done 0. 0। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो कोई वर्क नहीं होता। इसका एग्जांपल कूली। Sir, Coolie. कूली अंकल ने क्या किया? सामान उठाया और चल दिए, ठीक है। कूली अंकल ने सामान को नीचे से गिरने की तरफ गिरने से रोकने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाया F, है ना? कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है ये। हाँ, और sir. इस सामान का डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे की तरफ S, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, है ना? हाँ sir. है ना? तो इस वजह से क्या हुआ? वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो आपको कूली अंकल को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। समझ में आई बात? हाँ, sir. तो बोलेंगे कि कोई काम नहीं किया तो खुद ही कर लेते, है ना? तो अपना सामान खुद ही ढोना चाहिए, किसी और से नहीं उठवाना चाहिए, ठीक है? इतना ही सामान लेके चलना चाहिए जितना ढो सको। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, आप बोलोगे सर 180 -1. -1. हाँ, देखिए cos 180 डिग्री कितना होता है ना? cos 180 डिग्री होता है आपका -1। कितना होता है? -1 होता है, ठीक है? मतलब बस पता होना चाहिए। आप बोलोगे सर 180 डिग्री पे राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, मुझे मालूम है, बट मान लो cos 180 डिग्री -1 होता है, तो ऐसे में वर्क डन हो जाएगा -Fs। इसका एग्जाम्पल कोई बता सकता है? Sir, frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स है या फिर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल Sir, क्या है? braking. सुपरमैन स्टॉपिंग अ ट्रेन, है ना? हाँ, है ना? मतलब ये आपकी लेट से ट्रेन है, सुपरमैन जो है वो यहाँ खड़े होकर नहीं, उड़ते हुए इसको रोक रहा है ना? इसका केप लहरा रहा है। तो क्या हो रहा है? ये ट्रेन आगे जा रही थी, डिस्प्लेसमेंट इसका इधर की तरफ है, और सुपरमैन ने इस पे फोर्स किधर लगाया है? सुपरमैन ने फोर्स इस पे इधर लगाया है ना? समझ में आई हाँ, बात? sir. Yes sir. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ sir. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? -Fs। अब एग्जाम में सुपरमैन बना के बताना, एग्जाम में क्या लिखा ना? फ्रिक्शन फोर्स स्टॉपिंग समथिंग, ठीक है? जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे की तरफ लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? -Fs। ठीक है बेटा? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे और बढ़े? कॉपी हो गया हाँ, ये? sir. हाँ sir. Yes, sir. आगे, अगर थीटा आपका एक्यूट है
आप क्यूट समझते हो ना? हाँ सर, Yes, 90 से sir. 90. छोटा सा क्यूटी क्यूटी एंगल, छोटा सा क्यूटी क्यूटी एंगल है ना, क्यूटी क्यूटी से अ क्यूट, ठीक है। अगर एक क्यूट एंगल है तो आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। इसका मतलब वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए नेगेटिव। Negative. तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा? Negative. नेगेटिव, ठीक है। समझ में आई बात? तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क जीरो भी हो सकता है और वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। अगर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क जीरो, फोर्स है फोर्स नहीं है पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वर्क जीरो, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे एंगल पे है तो वर्क डन जीरो। अगर आपका फोर्स लग रहा है विदाउट डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। इसका कोई एग्जांपल Zero. बता सकता है? So when we push a wall. पुशिंग अ वॉल, कितना भी धक्का वेरी हेवी लगाते जाओ, ऑब्जेक्ट। कितना भी थक जाओ, वर्क कुछ नहीं करोगे, फाल सब बेकार है, ठीक है। वहीं अगर आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट विदाउट फोर्स, तो इसमें भी वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। इसका कोई एग्जांपल? ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, वैसे में कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो अलग अलग केसेस क्लियर है आपको कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। Yes, अच्छा, sir. अब इसकी यूनिट क्या होती है? वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क डन की यूनिट होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसा यूनिट आपकी आ जाएगी न्यूटन इनटू मीटर, दैट इज आल्सो कॉल्ड जूल, ठीक है। न्यूटन मीटर या फिर जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगर 1 न्यूटन के फोर्स की वजह से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है तो वह कितना होता है? 1 जूल, 1 जूल। ठीक है। यस सर। इसको आप 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हो, Yes, sir. क्योंकि न्यूटन कितना होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है, और उसको हम लोग डाइन सेंटीमीटर भी कहते हैं, विच इज इक्वल टू अर्ग। 1 अर्ग जो है, क्या हो रहा है बार बार गलत क्यों लिखा रहा है? 1 अर्ग जो है इट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. ओके सर। ओके, आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर। इसके बाद देखो यस थ्योरी सर। वाइज हो गया ये। इसके बाद अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग पावर पे। देखिएगा एग्जैक्ट मीनिंग जो है ना फिजिक्स में, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। ये आपने डे टू डे लाइफ वाली जो आप यूज करते हो उट पटांग मीनिंग्स, वो फिजिक्स में यूज नहीं करने हैं, ठीक है। पावर क्या होता है? पावर इज द रेट एट विच वर्क इज इज डन। डन। पावर क्या होता है? रेट एट विच वर्क इज डन। पावर को हम लोग बोल सकते हैं पावर P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम आपका पावर होगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। सो पावर को हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। एक्चुअली पावर होना कितना चाहिए? फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा,
ये P ये F है, ठीक है ना। फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, ठीक है बेटा। यस सर। या Yes, फिर sir. इसको फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो अपन को आता नहीं है, इसलिए आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हाँ होती है सर। बेटा पावर की, कोई बताएगा मेरे को? जूल पर सेकंड जूल पर सेकंड। या फिर न्यूटन मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग वॉट भी कहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वॉट होगा तो किलोवाट होगा, जूल होगा तो किलो जूल भी होगा, मिली जूल भी होगा, माइक्रो जूल भी होगा, है ना। हाँ सर। समझ में आया यूनिट? हाँ सर। आर्क Yes, बाई sir. सेकंड क्या होता है? इसके अलावा एक और होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर आपने सुना होगा ना, मेरी गाड़ी इतने इतने हॉर्स पावर की है। हाँ सर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, वॉट। ठीक है। सर आर्क बाई सेकंड क्या होता है? क्या बेटा? सर आर्क बाई सेकंड कुछ होता है? अर्ग बाय सेकंड बाई सेकंड। बेटा उसका कोई नाम दिया नहीं हमने, ठीक है। ओके सर। चलो अब देखो, इस पे एकदम बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आपके सिलेबस में कि इतना फोर्स लगा, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना एंगल है, बताओ कितना वर्क होगा। इतना फोर्स हुआ लगा, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना क्या नाम है टाइम में, बताओ पावर कितना होगा। इस तरीके के एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपके सिलेबस में, इसमें कुछ खास नहीं है। तो एक आधे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. यस सर। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए इस ये चैप्टर ऐसा ना जिसमें मैं हाई लेवल आपको बहुत ज़्यादा लेके जा नहीं सकता क्लास 9th में। मतलब आपको मेरे को बोर्ड लेवल पे ही पढ़ाना होगा मोस्टली, आपके स्कूल लेवल पे ही पढ़ाना होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें ऑब्वियसली बाद में एक्स्ट्रा बताऊंगा, बट मोस्टली मेरे को बोर्ड लेवल स्कूल लेवल पर ही रहना पड़ेगा इस चैप्टर में आपके लिए। उससे पहले काफ़ी चीज़ें अगर एक्स्ट्रा जाननी है तो काफ़ी चीज़ें दूसरी इस चैप्टर से कम्प्लीटली अनरिलेटेड एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। जो एक एग्जाम्पल है, अ मैन लिफ्ट्स 20 kg block to a height of 20 meter. A man lifts 20 kg block to a height of 20 meter, ठीक है। In 40 seconds find work done and power delivered by the man. आदमी ने कितना काम किया और कितना पावर उसने डिलीवर किया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? आया ना? Yes, sir. हाँ सर। तो देखिए सर 410। क्या बेटा? सर आंसर क्या 410 है? नहीं 410। नहीं, देखो क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट का मास है m मान लेते हैं, इसको लेके गए हाइट h तक, ठीक है। तो क्या होगा, इस पे इसके ऊपर ड्यूरिंग दिस एंटायर मोशन ग्रेविटी लगा रहा होगा नीचे की तरफ फोर्स mg, है ना। हाँ सर। हाँ तो सर। इसको बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा mg, क्योंकि स्लोली लेके जाना है, जल्दी नहीं है, आराम से धीरे धीरे लेके जाना है। तो हमें ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा mg, एक्सेलरेट नहीं कराना, सीधे कांस्टेंट स्पीड से लेके जाएंगे। तो वर्क डन बाय मैन ने ऊपर की तरफ क्योंकि फोर्स F इज इक्वल टू mg लगाया, तो वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू F इंटू एच, दैट इज इक्वल टू mg इंटू एच, है ना। दैट इज इक्वल टू
मास कितना 20, जी कितना 10 और हाइट कितना 20, दैट इज इक्वल टू 4000 जूल। पावर कितना हो जाएगा 4000 जूल अपॉन 100 40 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 100 वाट। watt. ठीक है बेटा। हाँ सर। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन है, अ गर्ल एंड अ बॉय डू सेम वर्क in 5 seconds and 10 seconds respectively. Who delivers more power? दोनों में से कौन ज्यादा पावर डिलीवर कर रहा है, ये बताइए। Sir, the girl. सर गर्ल होगा। गर्ल। कैसे? पावर डिलीवर्ड बाय गर्ल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन 5 seconds एंड पावर डिलीवर्ड बाय बॉय इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन 10 seconds। डेफिनेटली इसमें डिनोमिनेटर छोटा है गर्ल के लिए, तो सीधे कह सकते हैं जो गर्ल ने जो पावर अप्लाई किया है, पावर डिलीवर किया है, वो ग्रेटर देन पावर डिलीवर्ड बाय बॉय। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक और एग्जांपल। अच्छा, इससे पहले कुछ और थोड़ी बहुत थ्योरी और पढ़ लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी कितना वर्क करती है ये देखते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, हम इसको ऊपर लेके जाते हैं हाइट h से, तो ड्यूरिंग दिस एंटायर मोशन क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ लग रहा होगा स्मॉल m g? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी को मैं mgh लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. नहीं लिख सकता, माइनस mgh लिखूंगा, हाँ. क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, राइट? हाँ सर -1। Yes, sir. है ना? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा माइनस mgh। ध्यान रखेंगे इसका, माइनस fs बताया था ना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो तो। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगर मैं एक और केस कंसिडर करूं जिसमें मेरे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन समझते हो, स्लोप है, हाँ सर। ये भी मूव नहीं कर सकता, ये भी मूव नहीं कर सकता, मतलब ये ब्लॉक, ये जो इंक्लाइंड प्लेन एकदम फिक्स्ड है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया ऐसे, ये वाली साइड की लेंथ l है, ये हाइट h है, ये a है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, इसका मास m है, ये ब्लॉक स्लाइड होते 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 यहां पहुंच गया, यहां पर। तो ऐसे में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? क्या होगा बेटा? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg, है ना? Yes, sir. यस सर। और डिस्प्लेसमेंट होगा इधर की तरफ s, है ना? है ना? Yes, sir. यस और सर। ये दोनों के बीच में एंगल बनेगा क्या? थीटा। सॉरी, ये थीटा नहीं बनेगा, ये कितना बनेगा? इसको मैं बोलता हूँ अल्फा। तो क्या बोल सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. यस सर।
तो ऐसे में वर्क डन कितना हो जाएगा, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, l के बराबर है, l इंटू कॉस थीटा, हाँ या ना। हाँ सर। अबे कॉस अल्फा होगा ना भाई। हाँ सर। Yes, sir. तो 90 माइनस थीटा होगा। डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में कितना एंगल है, अल्फा एंगल है ना, दैट इज इक्वल टू mg l कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बेटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है, हाँ सर। समझ में आई बात। दैट इज इक्वल टू mg l साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू mg l इंटू साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हो गया अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस h बाय l, दैट इज इक्वल टू mg h। वैसे आप डायरेक्टली यहां से भी जा सकते थे, दिस इज इक्वल टू mg इंटू l इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ये एंगल अल्फा है ना, कॉस अल्फा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज हाँ सर। h बाय l, दैट इज इक्वल टू mg h। मतलब कि बेसिकली क्या हुआ, अगर सोचा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ पर यूज ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाँ या ना, Yes, sir. यस सर। है ना। एक बार कॉपी कर लेंगे फिर इस बारे में वापस बात करूंगा मैं। सर हो गया कॉपी। ये तो हो गया। हो गया, सबका हो गया, हाँ सर। बहुत फास्ट यार। नहीं सर, नहीं हुआ करो करो। सर। स्क्रीन बहुत ही ज्यादा हेजी है। नो सर। सबका सर easy क्लियर है। सर नहीं बहुत नहीं, क्लियर एकदम आ रहा क्लियर। है। तो मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। क्या करें बेटा, इसमें ऐसा टाइम आ गया। हाँ सर ठीक है। सर अभी बोल दीजिए। हो गया, चलो हाँ सर हो गया। अब देखो क्या है ना बेटा, हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा नीचे की तरफ mg, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर की तरफ l, ये हाइट h थी, तो हमने देखा कि जो वर्क डन आया दैट इज इक्वल टू mg इंटू h हो गया, राइट। Yes, यस sir. सर। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वर्क डन जो हमने लिखा था ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, दैट इज बेसिकली हाँ फोर्स सर। इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है ना उससे मतलब है, ठीक है। आप ऐसे समझो कि अगर ये ब्लॉक इधर गया है L, तो दैट्स लाइक गोइंग H इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड अगर ये लेंथ A है तो A इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हाँ या ना, हाँ सर। हाँ हाँ या ना। सर। हाँ सर। ये क्या हो रहा है, हाँ, तो एक्चुअली ये H डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया है और A हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया है, और फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की तरफ हो रहा है उसकी वजह से कितना वर्क डन हो जाएगा, mg H। इंटू एच, और जो फोर्स यस के सर। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है उसकी वजह से कितना वर्क हो जाएगा, 0, Yes, sir. तो है ना। टोटल mgh ही आ गया। तो दैट इज दिस इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू mg इंटू एच प्लस mg इंटू ए कॉस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू mg h। तो सिर्फ आपको क्या करना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स करना है, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात। यस सर। तो अभी तो हम लोग इंक्लाइन प्लेन सॉल्व कर रहे थे, है ना। अब देखो इंटरेस्टिंग, देखो ये मान लो आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग के छत से, ध्यान दीजिएगा बेटा, बिल्डिंग के छत से हमने एक पत्थर को ऐसे फेंक दिया,
बिल्डिंग के छत से हमने एक पत्थर को ऐसे फेंक दिया, वेलोसिटी u से एंगल थीटा पर, तो ये पत्थर का मोशन कैसा होगा? इस पत्थर का क्या ये पत्थर कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ जाके ऐसे लैंड करेगा, हाँ या ना? यस सर। ऐसा ही कुछ मोशन होगा ना। एग्जैक्टली ये मोशन कैसा होगा मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन दिखने में कुछ ऐसा ही होगा ना। हाँ सर। हाँ शायद सर। हल्की फुल्की मैंने कभी चर्चा करी हो, इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल। Yes, sir. ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं क्या बताया क्या नहीं बताया, बट कुछ ना कुछ बताया होगा इसके बारे में, आई एम श्योर। तो ये जो, अगर इस बिल्डिंग की हाइट कैपिटल H है, इसका मास स्मॉल m है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? कोई बताएगा मेरे को? MGH. mgh ही होगा। क्या होगा समझिए, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? इसका डिस्प्लेसमेंट है ये, है ना? पाथ जो भी हो, डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। अब क्या होगा आप समझिए, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे देख सकता हूं कि इतना इतना तो ये गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इतना आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में, हाँ सर। और फोर्स पूरे टाइम किधर लग रहा है? तो फोर्स तो लग रहा है सर नीचे की तरफ हमेशा, है ना? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, सो दिस इज इक्वल टू mg इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स इज h, mgh। इतना वर्क करेगा ग्रेविटी। अब आप प्रोजेक्टाइल फेंको, आप इंक्लाइन पर लुढ़काओ, आप सीढ़ी से चढ़ाओ, कुछ भी करोगे आप आसानी से सिर्फ हाइट का यूज करके वर्क डन निकाल सकते हो। ऊपर जाएगा तो -mgh, नीचे जाएगा तो +mgh, वाई ग्रेविटी। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. नहीं सर। नो सर। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। यस सर। अगला देख लेते हैं फिर, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन, Excuse me, sir. हाँ बेटा, सेकेंड लास्ट पेज और लास्ट पेज एक बार दिखा दीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गई थी। देख लो, चलिए देख लो। हाँ हाँ sir. एक सेकेंड। ये भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, है ना? सर ये प्रोजेक्टाइल क्या है और समझा दीजिए। प्रोजेक्टाइल का कोई यूज नहीं है, बस डिस्प्लेसमेंट इधर है तो वर्क डन जो है वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ mg के डायरेक्शन वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूज होगा, mg इंटू h। ठीक है, ओके। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी देखिए जरा, अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ही सॉल्व कर रहे थे। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, हमने क्या किया, इसको उठाकर ऊपर ले गए हाइट h से, तो क्या होगा, इसके ऊपर इस पूरे ड्यूरेशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा mg, है ना? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे जल्दी से? माइनस MGH. mgh। -mg कैपिटल H, है ना? नेगेटिव आएगा ना? हाँ, sir. हाँ सर। और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि समझिए, एक आदमी इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा है बहुत स्लोली, स्लोली का मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज किए बिना किसी एक्सेलरेशन के, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, हाँ या ना? Sir, एक बार फिर से बोलिए. एक आदमी इस ऑब्जेक्ट को बिना किसी एक्सेलरेशन के ऊपर लेके जा रहा है, अगर एक्सेलरेशन नहीं तो नेट फोर्स जीरो है। Yes, sir. नेट फोर्स जीरो है, मतलब आदमी का जो फोर्स है वो mg को बैलेंस कर रहा है बस, है ना? हाँ, sir. तो ऐसे केस में वो आदमी कितना काम करेगा ये बताना है। मतलब कि बेसिकली वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज सिंपली डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी।
दैट इज इक्वल टू mgh। mgh होगा भी ना, अगर ऊपर की तरफ mg फोर्स लगाऊंगा h साइड तक लेके जाऊंगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा मेरे को, mgh, है ना। Yes. यस सर। तो इसी को कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जब बोला जाता है ना कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक उठा के ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो बेसिकली बोल रहा है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना करना पड़ेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, ये बोलना चाहता है वो। ठीक है बेटा, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, थोड़ी सी बता दे रहा हूँ ताकि कुछ अगर आए इधर उधर सवाल तो कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ूं? हाँ यस सर। सर। ओके। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पावर ऑफ अ पंप is 3 kilowatt. How much water in kg per minute can this pump raise to a height of 10 मीटर? ठीक है, ट्राई करिए। सर 30 होगा, 30 होगा। नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा, पर मिनट दे रखा है। सर 1800। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? हाँ सर। चलो, कॉपी हो गया? सर। लिखेंगे अगला क्वेश्चन। द पावर ऑफ अ हार्ट which beats 72 times in a minute is 1.8 watt. Calculate the work done
by heart for each beat, for each beat. सॉल्व करिए। टू पॉइंट 2.16 2.16 देखो भाई वर्क डन कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, है ना, दैट इज इक्वल टू 1.8 वॉट इनटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, सो वर्क डन पर बीट इज इक्वल टू 1.8 वॉट इनटू 60 सेकेंड्स अपॉन 72 बीट, that is equal to 1.5 watt second per beat, watt second मतलब जूल पर बीट। ठीक है, तो 1.5 जूल इज द आंसर, वर्क डन इन एवरी बीट। समझ में आई बात? इजी है ना क्वेश्चन एकदम यार इसमें? yes चलो एक और एग्जांपल देख लो, सब लल्लू लल्लू क्वेश्चन है, आगे बढ़ूं? Yes, sir. yes देखो भाई, बोला है कि एक लड़का है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. ठीक है, if the height of each step is 15 centimeter, find his power. बताइए। सर 375। मेरे ख्याल से वही है, चेक कर लेता हूँ। 50 kg का लड़का है, 45 स्टेप्स चढ़ जाता है 9 सेकंड में,
हर एक स्टेप की हाइट है 15 सेंटीमीटर, उसकी पावर बताएंगे। तो पावर कितना हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू mgh अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू mg। तो ठीक है, हाइट कैसे निकालेंगे, 45 स्टेप्स 45 इंटू into 15. 0.15 ना, सेंटीमीटर में ना वो, अपॉन टाइम कितना 9 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू 500 इंटू 5 इंटू 0.15। समझ में आया ना, mg 500 हो गया, 50 इंटू 10, 45/9 5 हो गया। तो ये 15 इंटू 5 इंटू 5, 15 इंटू 25 225, हाँ सॉरी 275 375 375 वाट। समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. क्लियर है एकदम। हाँ सर। Yes, ठीक है, ठीक है। तो Yes, वर्क sir. आपका खत्म हो गया, पावर आपका खत्म हो गया, एनर्जी बची जो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में मोस्टली हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा बचेगा तो उसके अगली क्लास का आधा क्लास और लग जाएगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा, साउंड आप लोगों का खत्म हो गया, अरविंद सर ने करा दिया साउंड? नहीं सर। हाँ No, sir. नहीं No कराया, नहीं sir. सर। No sir. नहीं कराए, अच्छा। मैं इसलिए कह रहा था ना,